हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और उसमें चर्चा करेंगे आपके कल खुलने वाले रूट मोबाइल के IPO की। इसकी चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स में एप्लीकेशन लगा दी है, IPO में पैसा लगा दिया है। मैंने कहा था सोच समझ के बताऊंगा और मैंने लगा दिया। तो आइए शुरू करते हैं अब रूट मोबाइल के IPO की चर्चा। देखिए स्क्रीन पर आ गया है भाई। रूट मोबाइल IPO जो कंपनी है ये बेसिकली एक CPaaS प्रोवाइडर है और A2P प्रोवाइडर है। अब आप कहेंगे ये CPaaS क्या है? CPaaS होता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और A2P होता है वन एप्लीकेशन टू पेयर। तो जो कंपनी का धंधा है, मेन बिजनेस है, वो बहुत सारे आज के युग के हिसाब से जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं कंपनियों को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को चाहिए होते हैं, जैसे मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन, इस तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इसके धंधे को हम वर्टिकली 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एंटरप्राइज, दूसरा मोबाइल ऑपरेटर और तीसरा BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। भाई एंटरप्राइज में क्या होता है? एंटरप्राइज के अंतर्गत जो कंपनी है क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड करती है जितने भी इसके क्लाइंट्स हैं। मोबाइल ऑपरेटर के अंतर्गत जो कंपनी है SMS एनालिटिक्स, फायरवॉल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन एंड हबिंग सॉल्यूशंस की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देती है। और बिजनेस प्रोसेसिंग और प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंतर्गत अपने क्लाइंट्स को क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग एंड कलेक्शन सर्विसेज जैसी सुविधाएं देती है। भाई कंपनी के इस वक्त जो क्लाइंट हैं वो बिखरे हुए हैं, और जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट है उसमें से बहुत सारी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट भी हैं। आइए अब कंपनी के की फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। एज ऑन जून 2020 कंपनी के पास 318 एम्प्लॉइज हैं। कंपनी का धंधा 18 लोकेशन से होता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका शामिल है। कंपनी के पास 30,150 से भी ज्यादा क्लाइंट हैं जो ग्लोबली सारे वर्ल्ड में स्प्रेड हैं। कंपनी ने फिस्कल ईयर 2020 के अंदर 2.5 बिलियन से भी ज्यादा मैसेजेस पर मंथ डिलीवर किए। कंपनी ने फिस्कल ईयर 2020 के अंदर 31 बिलियन से भी ज्यादा बिलेबल ट्रांजैक्शंस को मुकाम दिया। कंपनी के पास 800 प्लस नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं। कंपनी के पास 240 प्लस डायरेक्ट कनेक्शंस और सुपर नेटवर्क्स हैं। कंपनी के पास 6 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड डाटा सेंटर्स हैं। कंपनी के पास 4 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर है। यानी कंपनी ने अपना धंधे को अच्छे से कह लीजिए कि फैला रखा है और अपना क्लाइंट बेस भी ठीक ठाक सा बनाया हो। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा पर मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। भाई CPaaS के फील्ड में ये कंपनी एक लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो कैंपेन स्केड्यूलिंग है और रिपोर्टिंग है कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है एक इजी टू यूज कंसोल सिस्टम के द्वारा प्लान करती है, डिप्लॉय करती है और अपने कैंपेन्स को मॉनिटर करती है। कंपनी जो है ग्लोबल और लोकल दोनों तरह का कस्टमाइजेशन एक्सपर्टाइज रखती है। कंपनी जो है कंसल्टेटिव एंड लीन अप्रोच के द्वारा अपने कस्टमर्स का एक बढ़िया एंगेजमेंट करके रखती है। तो ये कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं अपने पीयर्स के ऊपर। अब बात कर लें कंपनी के रिस्क के ऊपर। देखिए पहले हमें ना मोटा मोटा समझ लेना चाहिए कंपनी की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री समझोगे आप खो जाओगे, फिर वैल्यूएशन पे चले जाओ, लेकिन हल्का अंदाजा होना चाहिए धंधा क्या करती है। कंपनी का धंधा बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है, जिसको इस समय मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस वक्त मेरे फेवरेट 2 एरियाज हैं, एक आपका IT सेक्टर और दूसरा आपका इंटरनेट या मोबाइल से रिलेटेड कंपनियाँ मुझे बड़ी पसंद है। बाकी आपको पसंद हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। आइए कंपनी के रिस्क की बात कर लेते हैं। कंपनी बेसिकली एक हाईली इवॉल्विंग मार्केट में काम कर रही है। इसका मतलब होता है ये जो धंधा है जिसमें कंपनी लगी है ये भी अभी ये पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है, ये ग्रो कर रहा है। तो
तो जब आप किसी नए काम में लगते हैं तो नए काम के अपने रिस्क आप समझते हैं होते ही हैं। कंपनी की ना जो डिपेंडेंसी है वो थर्ड पार्टी मोबाइल नेटवर्क के ऊपर रहती है, क्योंकि कंपनी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करती है और ये जो फैसिलिटी है इसको थर्ड पार्टीज देती है, तो इनकी डिपेंडेंसी और लोगों के ऊपर है। यानी अगर वो कंपनियां फेल हो जाएं तो इनको भी दिक्कत आएगी। कंपनी का रेवेन्यू जो है ना लिमिटेड क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कुछ क्लाइंट से आता है। अगर एक भी क्लाइंट इधर उधर हो गया तो आप समझ सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू पे अच्छा खासा डेंट पड़ सकता है। कंपनी जो है थर्ड पार्टी के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, जिसकी मदद से ही अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देती है। जो ये थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं कंपनी के धंधे में रिस्क लेके आती है। यानी अगर मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूं और वो बंदा मेरा काम नहीं करता तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं, अपने पे ही डिपेंडेंट हूं, तो कहीं ना कहीं रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। आप इस बात को समझ गए होंगे। कंपनी का बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का जो रिस्क है, पोटेंशियल जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे रिस्क हो जाता है। जैसे जो क्लाइंट्स है वो मिसयूज कर सकते हैं उनका प्लेटफॉर्म का, अनऑथराइज्ड टेक्स्ट मैसेजेस से रिलेटेड कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, ट्राई की रेगुलेशंस है। यानी कुछ कंपनी इस तरह के काम करती है जो रेगुलेटरी बॉडीज जिसमें इन्वॉल्व हैं और वहां गलती हो जाए तो क्लाइंट जो है कंपनी में क्लेम डाल सकता है। तो ये थे कंपनी के रिस्क फैक्टर। तो देखिए हर धंधे में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और रिस्क होती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी मोबाइल से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, यानी मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड जो आज कहते हैं ना, आपने तो अंबानी साहब जो है मोटा भाई मुकेश जी, उन्होंने तो कहा ही है कि जो डाटा इज द न्यू ऑयल। यानी कहीं ना कहीं ये डाटा से रिलेटेड कंपनी है जहां धंधा आजकल काफी जनरेट हो रहा है। तो अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। कंपनी को प्रमोट किया संदीप कुमार गुप्ता और राजदीप गुप्ता जी ने। अब कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, मैं 3 फिगर्स आपके लिए लेके आया हूं। टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टोटल एसेट्स देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4,473 मिलियन से वो बढ़ते बढ़ते 30 जून 2020 को 6,348 मिलियन हो चुके हैं। टोटल रेवेन्यू जिसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं, ये 5,000 मिलियन थी 31 मार्च 2018 का जो ईयर एंडेड था, उसके 2 साल बाद यानी 31 मार्च 20 को ये बढ़कर हो गया 9,681, लगभग दुगना हो गया। यानी 5,000 से बढ़कर लगभग 10,000 टच करने वाला है। और इस साल की बात करें उसमें 3 महीने बीते हैं। 30 जून 20 को अगर हम देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी 3100 से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा लग रहा है जो करंट ईयर है उसमें कंपनी 12,000 करोड़ से ज्यादा का, 12,000 मिलियन, करोड़ नहीं साहब, अगर मैंने कहीं करोड़ बोल दिया काट दीजिए, मिलियन था, 12,000 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। आइए अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें। कंपनी ने 31 मार्च 2018 को जो साल खत्म हुआ था उसमें 466 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था। ये बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 20 को 691 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट हो गया। और इन 3 महीनों में कंपनी ऑलरेडी 250 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुकी है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो करंट ईयर में लग रहा है कंपनी शायद 1000 मिलियन का प्रॉफिट से भी ज्यादा कमा लेगी, ऐसा लग रहा है। यानी कंपनी की टॉप लाइन, बॉटम लाइन कॉन्स्टेंटली एक अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, जिसका आप ध्यान से चाहें तो देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थी कंपनी की बेसिकली फाइनेंशियल्स। अब कंपनी का जो इशू है उसमें 2 सेगमेंट है, एक ऑफर फॉर सेल है और एक कंपनी जो इशू लेके आई है वो है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का पैसा आप समझ सकते हैं कंपनी अपने काम धंधे के लिए इस्तेमाल करेगी। कुछ वो बोरोइंग्स है जिसको चुकाना चाहती है, कुछ एक्विजिशंस करना चाहती है जिसके लिए वो इस पैसे का इस्तेमाल करेगी, कुछ प्रीमाइसेस यानी ऑफिसेज वगैरह खरीदना चाहती है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट खर्चे के लिए इस्तेमाल करेगी। और ऑफर फॉर सेल तो आपको पता है वो कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा, उसके माध्यम से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना माल बेचकर पैसे यानी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इशू की डिटेल की। आपके सामने आ गया इशू 9 को खुल रहा है, 11 को बंद हो रहा है। इशू के 2 पार्ट हैं, फ्रेश इशू जो लगभग 240 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो लगभग 360 करोड़ का है। दोनों को जोड़ लीजिए 600 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है। कंपनी जो है अपने शेयर्स
345 से 350 की रेंज में इशू करेगी। कंपनी की फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए है, मार्केट लॉट 10 रुपए का। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, जैसा कि आपने अभी जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ देखा था, उसके अंदर केवल रिटेल इन्वेस्टर को 10% का रिजर्वेशन था। ज्यादातर इश्यूज 35% का रिजर्वेशन देखते हैं। उसमें मैंने देखा था कि रिटेल का 10% था, दिल दुखी हो गया। मैंने कहा रिटेल की इनको परवाह नहीं है, ऐसी कंपनी से मुझे बड़ा बुरा लगता है जो रिटेल का केयर नहीं करती है। पर इस कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% का और QIB का 50% का रिजर्वेशन है। आइए कुछ ब्रोकिंग हाउस उनका क्या मानना है, मुझे एक ये लिस्ट मिली थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं। एडलवाइज ब्रोकिंग लिमिटेड ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। हेम सिक्योरिटीज का मानना है कि इसमें सब्सक्राइब कर दो। इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का मानना है कि सब्सक्राइब करें तो लॉन्ग टर्म के लिए। कोटक सिक्योरिटीज ने कोई दावा नहीं किया। टॉप शेयर ब्रोकर्स का भी जो कहना चाहिए जो ओपिनियन है वो सब्सक्राइब का है। ये सब चीजें गाइडलाइंस होती है बेटा, इन चीज को समझिए, उसके बाद तय करिए आपको क्या लगता है। कंपनी का अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, कंपनी जिस भाव पे शेयर इशू कर रही है वो भाव भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी कंपनी अपना शेयर महंगा इशू करती है और लोगों के कपड़े फट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का OFS आया था 1005 रुपए का और आज शेयर 800 से की रेंज में धक्के खा रहा है, 900 से नीचे चला गया। जिसने भी OFS में पैसा लगाया उसके कपड़े फट गए, पता नहीं साथ में उसका दिल भी दुखी हो गया होगा। तो इसलिए कंपनी अच्छी है ये सफिशिएंट नहीं है। ज्यादातर लोग आपको कंपनी के बारे में ऐसी प्यारी प्यारी बातें बताएंगे, आप इमोशनल अटैच हो जाएंगे। कभी अटैच मत होइए। आपने कोई कंपनी से शादी करनी है, अरे भाई आपने तो कंपनी के साथ स्पेशली IPO के साथ फ्लर्ट करना है। मौका देखा, पैसे कमाए, टाटा बाय। तो मैं अपना ओपिनियन इसको लेकर थोड़ा सा रिजर्व रखूंगा। अभी इस बात की 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस IPO में मैं लगाऊंगा। बाकी फाइनलाइजेशन मैं देखूंगा अभी और किस तरह का सब्सक्रिप्शन आता है, किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। अब कई लोग हंसते हैं भाई सब्सक्रिप्शन देख के क्यों तय करना है, आप अपने आप तय करिए। हम बुद्धू हैं क्या, हम लल्लू हैं क्या जो अपने आप तय करें? अरे भाई युद्ध की रणनीति अपने अपोनेंट्स को, अपने एनिमी को देख के बनाई जाती है या अपने कमरे में बना ली भाई युद्ध हम ऐसे लड़ेंगे, अपोनेंट कुछ भी करे एनिमी कुछ करे? अरे भाई शेयर बाजार में हर आदमी हमारा दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन ऑपरेटर है। जब तक हम इनकी रणनीति को, जब तक हम ये नहीं देखेंगे ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम अपने पत्ते क्यों खोलें, हम अपना फाइनल डिसीजन क्यों दें? हम अपना फाइनल डिसीजन इनकी करवटों को, इनके तरीकों को, इनके काम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये बात करते हैं बाजार आज। ओए होए आज तो बाजार ने सबके अच्छे से बैंड बजाया। इंडेक्स इतना नहीं गिरा जितना शेयर वाइज करेक्शन हुई है। मैं क्या बताऊं, आज स्टूडेंट्स टॉक्स के अंदर आप जरूर ये देखिएगा, मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए चर्चा के लिए लाया हूँ। और एक मैं अपने स्टूडेंट का, प्लैटिनम के स्टूडेंट का डाउट लेके आया हूँ जो आपकी कहते हैं ना चक्षु नैन खोल देगा, आंखें खोल देगा, आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आप बात को आगे करेंगे वो तो डिस्कस। अभी बात करते हैं आज बाजार, आज जिसमें निफ्टी बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक ने आज पहाड़ी नुमा चार्ट बनाया। सुबह खुला 22,971 पर, जबकि कल बंद हुआ था 22,945 पर। गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। सबके दिल में अरमान जगा दिए कि बाजार नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, और बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया। एक टॉप बनाया 23,064 का। सबके दिल में अरमान जागे बाजार नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। और लास्ट के कुछ घंटों में बाजार के कपड़े फाड़ दिए धड़ाम से। देखिए बाजार ऐसे गिरा जैसे वो नहीं होता स्लाइड करने वाला झूला, ऊपर से बैठो नीचे धड़ाम से गिरते हो, उस तरीके से बाजार गिरा। और नीचे का 22,641 का बॉटम बनाया और वहीं थोड़ा सा बढ़कर 22,744 पर बंद हो गया। लगभग 0.87% गिरकर बंद हुआ, यानी 200 पॉइंट का फॉल हुआ। आपको इंडेक्स लेवल पे फॉल कम नजर आएगा, आप देखिए तो सही, शेयर लेवल पर देखिए तो सही। IDFC फर्स्ट बैंक 4.5% से ज्यादा गिरा हुआ था। RBL 3.5% से ज्यादा गिरा हुआ था। एक्सिस बैंक 3% से ज्यादा गिरा हुआ था। आप देखिए 12 में से 10 शेयर गिरे हुए थे, 2 शेयर ही हरियाली में थे, ICICI बैंक और HDFC, बाकी सब की लालियाली बनी हुई थी। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान और शान निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 कौन सा? आपके
निफ्टी बैंक से पीछे छूटा है, आज उसने भी वही काम किया जो निफ्टी बैंक में हुआ। भाई साहब कल बाजार बंद हुआ 11,355 पर, खुला 11,378 पर, गैप अप ओपनिंग, लोगों के दिल में अरमान जगा दिए कि भैया बाजार चढ़ेगा, और उसके बाद चढ़ा भी 11,437 का एक टॉप बनाया, फिर वहीं घूमता रहा, लोगों के अरमान जगाता रहा कि अभी 11,500 अभी 11,500, पर नहीं, उसके बाद धड़ाम से ऐसा फिसला कि भाई साहब 11,290 का बॉटम बनाकर 11,317 पर बंद हो गया, लगभग 0.33% की गिरावट, यानी 37 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। इंडेक्स लेवल पे फिर कहूंगा गिरावट खास नहीं हुई, लेकिन भाई साहब शेयर लेवल पे देखो आज आपको भारतीय इंफ्राटेल में 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शेयर थे जिनकी गिरावट 3% से ज्यादा थी, और कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जिसकी तेजी 3% से ज्यादा हो। टॉप 5 में अगर आप देखेंगे HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो यानी IT कंपनियां शामिल थी, और सबसे ऊंचाई पर आज BPCL था, और रिलायंस जो है वो 5वें पायदान पर नजर आया। यानी कुल मिला के कोई भी कंपनी थी जिसमें 3% ज्यादा की तेजी हो, और ऐसी ढेरों कंपनियां थी जिसमें काफी ज्यादा गिरावट थी। इसके चलते मैंने एक पोल कंडक्ट किया था। आइए अब बात करते हैं MKJ आज का पोल। आज मैंने 2 पोल कंडक्ट किए थे, एक पोल था भी बाजार कैसा खुलेगा, और एक पोल था बाजार कैसा बंद होगा। तो अगर आप देखें तो जो ये पोल था कि बाजार कैसा खुलेगा, उसमें मैंने 2 चॉइस दी थी कि 11,300 के नीचे खुलेगा या 11,300 के ऊपर खुलेगा। 64% लोगों ने कहा 11,300 के ऊपर खुलेगा और उनकी जीत हुई। दूसरा मेरा पोल था जिसके अंतर्गत मैंने ये पूछा था कि भाई निफ्टी 50 आज बंद कैसा होगा। मैंने कहा भाई लाल में बंद होगा, मतलब गिर के, और हरे में बंद होगा यानी बढ़कर। 44% लोगों ने कहा था कि लाल में बंद होगा, और 56% लोगों ने कहा था कि हरी में बंद होगा। और आप जानते हैं आज बाजार लाल में बंद हुआ है, यानी 44% लोगों की जीत हुई है। यानी यहाँ माइनॉरिटी जीती और दूसरे पोल, पहले वाले पोल के अंदर मेजॉरिटी जीती थी। आप भी चाहे तो इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। और मैंने आज एक स्मॉल केस भी शेयर किया था, और मैंने पूछा था 3 स्मॉल केस दिए थे कि आपको सबसे अच्छा कौन सा स्मॉल केस लगता है जो इस दौरान रिटर्न देगा। मैंने 3 चॉइस दी थी, MKJ FFD बैंक, MKJ FFD निफ्टी बैंक, MKJ FFD 20, और सबसे ज़्यादा वोट जो पड़े MKJ FFD निफ्टी बैंक पे पड़े। ये मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा था कि सबसे कम बैंक ने परफॉर्म किया, तो आने वाले वक्त में बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आइए अब बात करते हैं बाजार कल, और इसमें करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। देखिए आज की कैंडल आप ध्यान से देखिए, मारूबोजू जैसी है। कौन सी? मारूबोजू, इसको आप बोलेंगे क्लोजिंग मारूबोजू कैंडल, क्योंकि नीचे की विक नहीं है, कैंडल लाल है और ऊपर की विक खासी लंबी है, इसलिए सही मायने में मारूबोजू तो नहीं है। पर आज की कैंडल की बॉडी जो है खासी लंबी है और ऊपर की विक लंबी है इसका, और नीचे की विक है नहीं। इसका मतलब आज की बाजार के अंदर बेयर्स स्ट्रॉन्ग रहे। बुल्स ने तो बहुत कोशिश करी बाजार को ऊपर ले जाएं, और खासा ऊपर ले भी गए थे, और बेयर्स ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और बाजार को नीचे ले आए, और इतना नीचे जा लाए वहीं पर उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। यानी कहीं ना कहीं बेयर्स ने अपनी आज जीत बुल्स के ऊपर साबित कर दी। पर एक बात नोट करने की, अगर आप पिछली 3 कैंडलें देखेंगे, तीनों कैंडलें अगर आप विक वगैरह को मिला लें पैरेलल बन रही है, तो यानी कहीं ना कहीं बाजार इस वक्त कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये तीनों कैंडलें आप देखेंगे लोअर बोलिंजर बैंड और मिडल बोलिंजर बैंड के बीच में है, यानी लोअर हाफ के अंदर है, जो थोड़ा सा बियरिशनेस का मतलब की तरफ इशारा करती हैं। नीचे आप देखेंगे 2 आपको लाइंस नजर आएंगी, एक 50 डेज EMA है जो पर्पल कलर की लाइन है, पिंक कलर कह लीजिए, और एक 200 डेज EMA है वो येलो कलर की लाइन है, पेल येलो। और वो देखिए थोड़े समय पहले इन्होंने एक दूसरे को काटा था, उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। जो यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर बना था वो तेजी का संकेत देता है, लेकिन आप देखेंगे जब से वो क्रॉसओवर बना है उसके बाद से बाजार गिर रहा है। यही बाजार की खूबसूरती है, यही ऑपरेटर सबकी बैंड हो जाता है, इशारे कुछ करता कुछ है। तो आप देखेंगे एक पीछे गैप भी छूट गया, जो मैंने एक ऑरेंज कलर के एरो से दिखाया है, यानी आखिरी से तीसरी और चौथी कैंडल के बीच में गैप है। ये गैप चीख के कह रहा है मुझे आओ फिल करो, मुझे आओ फिल करो, जो ये बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में बाजार चढ़ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। बाकी मैं बता दूं नीचे भी 10,450 के आसपास एक गैप छूटा हुआ है, जो नीचे से चीख रहा है भाई नीचे आओ मुझे भराओ, नीचे आओ मुझे भरो, और ऊपर वाला कह रहा है ऊपर आओ मुझे भरो। अब देखते हैं बाजार नीचे जाता है ऊपर, अल्टीमेटली बाजार को दोनों गैप तो फिल
करना ही है। कब करेगा ये हमें समय बताएगा। बात करते हैं MACD चार्ट पर। MACD चार्ट पे पूरे बेरिशनेस के संकेत हैं। आप देखिए MACD गैप खासा बढ़ गया। आज का हिस्टोग्राम बहुत ज़्यादा लाल और लंबा है, जो साफ बता रहा है कि बेरिशनेस बाजार के अंदर बढ़ी है। और RSI देखो खटाक से नीचे की तरफ मुड़ गया। कमेंट में लिखिए खटाक से नीचे की तरफ मुड़ गया और 50 से नीचे चला गया, 49 हो गया। यानी MACD चार्ट पे बाजार बेरिश है, RSI चार्ट पे बाजार बेरिश है, कैंडल के हिसाब से बाजार बेरिश है, बोलिंजर बैंड के हिसाब से बाजार बेरिश है। केवल EMA के हिसाब से बाजार को तेज होना चाहिए। और वैसे भी कैंडल EMA से खासी ऊपर है, चाहे वो 50 डेज का हो चाहे 200 दिन का हो। यानी बाजार इस वक्त जो है एक दोराहे पे खड़ा हुआ है। कुछ चीजें कह रही हैं कि ये गिरेगा, कुछ कह रही हैं बढ़ेगा, बाकी होगा क्या ये तो समय बताएगा। आइए अब बात करते हैं बाजार में ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई अगर ऑप्शन चेन को देखते हैं तो स्टेटस को वाली पोजीशन है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,500 के लेवल पे है कॉल का, और सेकंड हाईएस्ट जो है 12,000 के लेवल पर है। 11,500 के लेवल पर मार्जिनली ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पर 12,000 के लेवल पर खासा 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। यानी 12,000 कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता जा रहा है और 11,500 थोड़ा थोड़ा अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब नीचे के लेवल पे अगर रेजिस्टेंस मजबूत होता है, ऊपर के लेवल पे छोड़ता है, तो यानी बाजार में कमजोरी है। बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है 11,000 पर है, और अगर आप देखेंगे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट 10,500 पर है। दोनों लेवल्स पे देखेंगे नई पुट राइटिंग हुई है, जिसके चलते ओपन इंटरेस्ट दोनों लेवल पे खासा बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 11,000 के लेवल पर बढ़ा है। यानी बाजार कहीं 11,000 और 11,500 के बीच में ही इस वक्त घूमता फिरता कूदता नाचता नजर आ रहा है। बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है वो 11,500 पे है, सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे है। लेकिन एक खासी जो है तब्दीली देखने को मिली है। वो तब्दीली क्या है? 11,500 पे ओपन इंटरेस्ट हल्का कम सा हुआ था पहले, आज स्टेटस को है, लेकिन 11,000 के लेवल पे बढ़ा है। और 11,000 और 11,500 में एक टफ फाइट है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में 11,000 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन हो जाए, परंतु अभी 11,000 सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है। लेकिन दोनों लेवल 11,000 और 11,500 टक्कर के लेवल है साहब। तो इस वक्त बाजार का पूरा डेटा ऑप्शन चेन एनालिसिस का बाजार में वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। भाई FIs तो माल बेचने पे लगे हुए, उल्टे हो गए FIs। कल तो ना के बराबर मात्र 7 करोड़ का माल बेचा था, पर आज छक्के छुड़ा दिए। 1,000 करोड़ 1056 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेचकर भाग लिए। इसके विपरीत DIs ने कल माल बेचा था 815 करोड़ 815 करोड़ का, लेकिन आज बाजार को संभालने में लगे हुए थे, रोकने में लगे हुए थे, और आज उन्होंने 620 करोड़ का माल खरीदा। दोनों भाइयों की बाइंग और सेलिंग का जोड़ कर लिया जाए तो कल भी दोनों भाइयों ने मिलकर माल बेचा था, आज भी बेचा है। यानी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कल दोनों भाइयों ने 822 करोड़ का नेट में माल बेचा था, और आज उसका लगभग आधा 436 करोड़ का माल बेचा है। यानी भाइयों में इस वक्त युद्ध चल रहा है, एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है। आइए बात करते हैं स्टूडेंट स्टॉक्स। भाई यहाँ पर मैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, उनसे रिलेटेड चर्चा करता हूं। आज मैं उनका एक प्रश्न लेके आया हूं जिसको आपको सुनना चाहिए। ये हमारे प्लैटिनम के सदस्य हैं। इन्होंने कहा, सर आई सोल्ड भारती एयरटेल सितंबर 500 पुट एट ₹5.20, और अब जो है जहां आपने बेची थी लगभग उसी लेवल पर मैंने बेच दी। अब ये ITM हो गई और मुझे 26,000 का लॉस हो रहा है। मैं शेयर की डिलीवरी नहीं लेना चाहता, बताइए मैं क्या करूं, अपने लॉस को कैसे बचाऊं। बेटा मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जो है काम करते हैं, आप सीखने के लिए बने हैं, आप तभी वो काम करें। मैंने आपको हर वीडियो में कहता हूं, आप अगर पुट बेच रहे हैं तो डिलीवरी लेने के लिए तैयार हो। अगर आप कॉल बेच रहे हैं तो आपके पास शेयर होने चाहिए। जो लोग कॉल बेच देते हैं बिना शेयर होके, वो दिक्कत में आ जाते हैं। आपको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने कई बार कॉल बेची। एक बार मैंने भी कम शेयरों के हिसाब से कॉल बेची थी, आपको याद होगा इंडसइंड बैंक में मैंने कम से कम 62,000 का नुकसान किया था, पर मैंने अपनी ट्रिक्स लगाई। आज उस वाली 62,000 के लॉस की मैंने एक भी सेडी कर दी है, और उसको मैंने एक नया स्ट्रेटेजी खेला है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो वाला लॉस तो मेरा आज कवर हो जाएगा। अब पुट की बात करते हैं, जो इन सदस्य ने कहा। देखो बेटा, मैं क्यों कहता हूं कि आपके पास डिलीवरी के लिए पैसे होने चाहिए, इसको समझो। देखो आपको याद होगा मैंने जी की पुट बेची थी 150 पे, भाई साहब वो इन द मनी हो गई, तो मैंने उसकी डिलीवरी उठा ली।
ठीक है, उसके बाद वो 140 135 तक चला गया रेट, कोई बात नहीं, मेरे पास डिलीवरी थी, मैं आराम से बैठा हुआ था। बस जैसे ही महीना खत्म हुआ, अगला महीना चालू हुआ, भाई साहब वो 150 से ऊपर, मैंने 160 की कॉल बेच दी। उसके बाद भले शेयर 200 रुपये से ऊपर चला गया था, 222 तक चला गया, मैंने अपने 160 की कॉल बेच दी थी, यानी मुझे 150 का खरीदा, 160 का बेचा, 10 रुपये वो बचे, दोनों का प्रीमियम मिला, वो सब कुल मिला के मुझको 50 से 60 हज़ार के बीच का मुनाफा हो। तो आप बात को समझें कि हुआ क्या, मेरी पास शेयर पैसे थे तो पुट इन द मनी हुई, मैंने पैसे दिए, शेयर लिए, फिर कॉल बेची और कुल मिला के 51,000 से 60,000 के बीच का प्रॉफिट कमाई। 51,000 मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने उसमें वो जो पुट बेची थी उसका प्रीमियम छोड़ दिया था, अगर वो भी जोड़ लोगे तो 60,000 से ऊपर का प्रॉफिट मुझे हो गया था। 60,000 दिल पे हाथ रख के बताओ, छोटी रकम होती है भाई साहब, मेहनत की कमाई होती है 60,000। लेकिन अब अगर आपके पास शेयर, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, आपकी पुट इन द मनी हो जाएगी, आप डिलीवरी उठाओगे नहीं, नुकसान बुक कर लोगे, नुकसान हो गया, फिर शेयर चढ़ गया तो आपके शेयर थे ही नहीं, तो आप बेच भी नहीं सकते, ना कॉल बेच सकते हो ना शेयर बेच सकते हो, आपका लॉस तो आपके गले पड़ गया। इसलिए धंधा करना है तो धंधे की तरह से करो, इमोशन से मत करो। मैं आपको इतने सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी आप धंधा मत करो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। कितने सारे मेंबर्स हैं जो कितना अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो अच्छे से पहले चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, इस माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो लोग अब नेकेड पुट या नेकेड कॉल बेचते हैं साहब, वो शेयर बाजार में कभी ना कभी फंस जाते हैं। अब क्या, एयरटेल अपने आप में एक अच्छा शेयर है, अब किसी बच्चे ने उसकी पुट बेच दी है, जोश में आके, पैसे हैं नहीं, अब पुट में लॉस हो रहा, उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया, मैं तो डिलीवरी उठा लूंगा, ठीक है, मैंने पैसे लगाए, डिलीवरी रख ली, अब अगले महीने क्या होगा, एयरटेल भागेगा, मैं उसकी कॉल बेच दूंगा, तो डिफरेंस का भी प्रॉफिट, कॉल का प्रीमियम भी मिल गया, पुट का प्रीमियम मिल गया, और वो मेरा प्यारा बच्चा जिसने मेरी बात को नहीं सुना और बिना पैसे के पुट बेच दी, वो तो लॉस बुक कर चुका है। अब शेयर बढ़ भी जाए तो क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपको कई सारी प्रिकॉशंस बोलता हूँ कि धंधा करना है, पहला कभी लोन लेके ना करो, ब्याज आदमी को काट देता है। धंधा करना है उतना करो जितना आप संभाल सको, जिसकी डिलीवरी उठा सको। क्या जल्दी है, आपके पास तो सारी जीवन पड़ा है, अभी सीखो, देखो, ऑब्जर्व करो, फिर काम करो। आज देखिए बाजार इतना गिरा, मालूम है, मेरा जो है सारा का सुबह मेरे को इतना अच्छा मुनाफा हो रहा था, मेरा मुनाफा आज 1/5 हो गया शाम तक आते आते, लेकिन मैं शांति से बैठा हूँ। मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर ये सारी मेरी पुट्टे इन द मनी हो गई तो मैं इनकी डिलीवरी उठा सकूँ। मैडम से मैं चर्चा कर रहा था कि भाई आज सावधानी बरतनी है। देखो हुआ क्या, आज चलते क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बाद में जैसे ही बाद का, जैसे आपने चार्ट में भी देखा, बाजार बाद में धड़ाम से गिरा था, उस धड़ाम से गिरने का असर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसका असर ये हुआ 1 2 3 4 5 6 मेरी पुट्टे बिक गई आज अच्छे प्रीमियम पे, और ये जो 6 के 6 पुट्टे हैं इसमें मुझे लॉस हो रहा है। क्यों, अच्छे प्रीमियम बिकी, उस वक्त हाईएस्ट प्रीमियम था, उसका बाजार खासा गिर गया तो भाई प्रीमियम और बढ़ गया, मैं इन 6 के 6 में लॉस आ गया। कहते हैं बेचते ही लॉस आ गया, दिल को कितना चीर देती है ये बात। और उसके अलावा मैंने 1 2 3 4 स्विंग ट्रेड के लिए आज शेयर खरीदे, एक शेयर में मैंने 3, एक इन्फोसिस को मैंने आज स्क्वायर ऑफ किया था और उसमें 2100 का मुनाफा कमाया, बाकी मैंने 3 फ्रेश पोजिशनें ली। तो मैं लेना तो चाह रहा था कम, लेकिन मैंने सौदे बड़े कंजर्वेटिव डाले हुए थे, लेकिन जब बाजार गिरा तो सारे सौदे हो गए, तो कहीं ना कहीं मैं भी टाइट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद मैं सोच रहा था, घबराया नहीं, सोच रहा था कि भैया आप सावधानी से, आप बाजार में संयम से चलो, पैसे खत्म हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको भी डिलीवरी उठाने के लिए पैसे ना बचे। तो आज मैं हिसाब लगा रहा था, देख रहा था कि मैं डिलीवरी उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। तो सदा उतना ही काम करें जिसकी डिलीवरी आप उठा सकें। सिंपल सा आपको फॉर्मूला दे दिया है। मैं बेटा आपको इसलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, आपको लोग दुनिया भर की स्ट्रैटेजी सिखा देंगे, ऑप्शन की ये स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी, आपसे कहेंगे लगा दो, आप सीख जाओगे, खुश हो जाओगे, पैसे भी खर्च दोगे, लगा दोगे, घाटा कर लोगे। मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज लगा के दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें कोई मज़ेदारी नहीं है, मज़ेदारी इसमें आपके सामने मैं इतने सारे काम करता हूँ, आप देखो सर जो हमको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इतने सारे काम करते हैं, उसमें सर कमा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कहाँ सर को दिक्कत आई, ये दिक्कत सर ने कैसे टैकल करी। तो यही तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का पर्पस होता है। जैसे फिजिक्स में, जैसे केमिस्ट्री में, लैब में ले जाकर बच्चों को, साइंस के स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाया जाता है, बायोलॉजी में, मैं ठीक उसी तरह से कॉमर्स में, शेयर बाजार में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सदा पहले एक
1 से 2-3 महीने मेरे को ऑब्जर्व करें, अपने जो जब आपके 3:30 बज जाते हैं उसके बाद 2 से 3 घंटे स्टडी करें, मेरे सौदों को देखें, अपने नोट्स बनाएं, सर ने क्या किया, कैसे किया, सर का प्रीमियम कहाँ घटा, सर का प्रीमियम कहाँ बढ़ा, सर कहाँ लॉस में आ गए, सर ने उसको कैसे कवर किया, सर ने वही पुट पहले कितने की बेची, अगर उसी पुट को फिर बेचा तो कितने का बेचा। इस तरह से आपको थोड़ी सी रिसर्च और थीसिस करनी पड़ेगी, तभी तो आप एक कामयाब इन्वेस्टर बनेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। मैं शान से कह पाऊंगा, देखिए ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, आज कितने बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आएगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए, वहाँ सारे प्लान आ जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इमरल्ड और प्लैटिनम। और अगर आप एजुकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ा क्लोज होकर सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। और आईपीओ में अगर पैसा लगाना है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो भाई साहब फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक यूज़ करिए, कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, फटाफट आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप अपना मज़ेदारी के साथ आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़नी है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप स्टॉक मार्केट में घाटों से दूर मुनाफे के करीब रहें।